मिल गया है, नदी घाटी परियोजना वाला भी बेसिक वीडियो है, बहुत बीपीएससी और दरोगा में बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, वो सभी आपका रेलवे वगैरह में ज्यादा आता है, फिर भी आपको दे दिया गया कि एक नजर उसको कम से कम सुन लीजिए। अब आप लोग को इससे आगे का स्टेप में लेके चले। अभी वर्तमान में झील से जो पिछला वीडियो जो आप देखे वो ट्रेडिशनल है, उसमें सभी पढ़ना है, उसमें बेसिक हमने सभी झील दे दी। आपको पढ़ाए लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है, फिर हम लोग चलामू झील, सुंगमा झील, सभी झील के बारे में, कोलेरी झील, पुलिकट झील, ये सब, बेमनाथ झील, सब पूरा का पूरा आप सुन चुके होंगे। आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग को करंट अफेयर में जो झील अभी चल रहा है, दो देशों के बीच खास मुद्दा है भारत और चीन। ये लद्दाख की घाटी में हम लोग इस झील के बारे में अभी डिटेल आज का क्लास थोड़ा सा करेंगे और तब मिट्टी मृदा का हम लोग मेन क्रियाकलाप इसमें हम लोग शुरू करेंगे। देखिए अभी हमने जो यहाँ पे पिक्चर लाया है, आपको इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा बेस सही करें, समझने पर सब लोग ध्यान देंगे। थोड़ा सा और छोटा कर ले, ध्यान दीजिए सब कोई। इसमें हम लोग देखें, ये पूरा जो देख पा रहे हैं ये चाइना बॉर्डर है, और ये चाइना बॉर्डर जो आप देख रहे हैं इसमें मुख्य रूप से ये पूरा भारत का हिस्सा एक जम्मू कश्मीर है, जो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंडिया का है। शुरुआत में चीन भी इसी को मानता था। अगर शुरुआत का मैप आपको हम थोड़ा सा दिखाएं तो आपको ये पता चलेगा कि शुरुआत में चीन की स्थिति, चीन की पूरी कहानी जब सुनोगे तो उस समय आपको ध्यान आएगा 1873 में चीन ये जम्मू कश्मीर के इस लाइन के इधर स्वीकार करता था कि ये हमारा इधर चीन है और इधर इंडिया है। ये 1873 की बात। फिर 1899 में मैकडोनल्ड रेखा बना और चीन धीरे धीरे 1876 की बात है, 1899 में एक रेखा बना मैकडोनल्ड रेखा, और मैकडोनल्ड रेखा में चीन यहां तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इस क्षेत्र से 76 से 99 में चीन यहां तक पहुंच गया। लेकिन चीन का कहना था कि ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन मेरा मेन लाइन है, जहां हम यहां तक कब्जा करेंगे तो मेरा एरिया पूरा हो जाएगा, ऐसा चीन मानता था। और आजादी समय भी ये विवाद का मुख्य रूप से विषय रहा। शुरुआत में तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इधर हुए प्रधानमंत्री, उस साइड में मेन रूप से चल रहे थे, जिनका उस समय नाम था चाउ एंड लाई। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं चाउ एंड लाई, और इधर से प्रधानमंत्री हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। हम लोग धीरे धीरे ये मुद्दा पर, जो विवाद का मुद्दा था, ये चीज चीन कह रहा था कि मेरा यहां तक है, और हम लोग कह रहे थे कि इसको यहां तक हम लोग, ये मैकडोनाल्ड लाइन है, हम यहीं पर इसको रखेंगे, और इन कैंप में हम लोग अपने सेना को पूरा तैनात कर रखे थे। अब इधर हमारा पूरा सेना अपना तैनात है। अब यहाँ हमारे छोटे छोटे कई कैंप हुआ करते थे, ये सब बहुत ऊंचा क्षेत्र है, क्योंकि आपको याद होगा काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो सेना कैंप में कम कम ही सेना रहते थे और कम ध्यान भी हम लोग इधर देते थे। कारण था जवाहरलाल नेहरू और चाउ एंड लाई के बीच 1955 में हम लोग एक समझौता किए, पंचशील समझौता। और पंचशील समझौता के द्वारा हम लोग 5 बातों को स्वीकार किए कि हम लोग शांति से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे, और एक नया नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। अब देखो, हिंदी मतलब हिंदुस्तान और चीन भाई भाई है। और इतना आश्वस्त जवाहरलाल नेहरू हो गए कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं कि इस हिस्से में भारत और चीन में कभी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि पंचशील समझौता से, चाउ एंड लाई से इन्होंने एकदम अपनी निश्चिंतता प्राप्त कर ली। लेकिन अब चूंकि उनका क्लेम यहां तक था, कब्जा यहां तक था, तो इसकी सेना बीच बीच में यहां तक आते रहती थी। और उसी में जब सेना यहां आया तो जनरली गोली छोड़ने पर उसका हिसाब किताब और बहुत सारा सिस्टम। लेकिन इन लोग दूसरा उपाय निकालते थे। जब चीन की सेना आ गई तो भारतीय सेना कुश्ती लड़ लिए, फटाफटी ढकेला ढकेली इधर उधर किए, और फिर हाथापाई करते हुए इसको धक्का देकर के उधर पार कर दी। तो इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय उल्लंघन नहीं है, ये चलेगा। हाँ, गोली मार देंगे, घायल कर देंगे, और उसमें कोई तरह का क्लेम है तो गंभीर मामला होता है। और यही जो झड़प हुआ, इधर कुछ सेना आए, इन लोग धक्का देते हुए इधर पार किए कि अपना बॉर्डर पे रहो, ये हमारा है। यही झड़प मुख्य रूप से और बढ़ गया, और उसी बीच एक बहुत गंभीर मुद्दा हो गया। ये चीन के ही क्षेत्र में यहाँ पे नीचे एक स्वतंत्र क्षेत्र था, तिब्बत, और तिब्बत में जो हेड होते थे उसको दलाई कहते थे, दलाई लामा। ये उनके प्रसिद्ध हेड थे तिब्बत का। तिब्बत चीन के अधीन अभी नहीं था, लेकिन 60 के दशक में चीन कब्जा करके तिब्बत को भी अपने ही क्षेत्र में मिला ली। और इसके हेड जो दलाई थे, वो दलाई लामा को लगा कि चीन रहेंगे तो चीन में साम्यवादी शासन। आज भी चीन में सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, रोड पर नहीं उतर सकते। अगर रोड पर उतर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे तो आजीवन कारावास हो सकता है, मृत्युदंड हो सकते हैं। चीन में बहुत कठोर कानून है, इंडिया जैसी बात नहीं है कि किसी तरह से हम लोग चला लें। और इसी कारण से हम लोग देखे, दलाई लामा इस डर से भारत भागा है। अब चीन भारत को कहा कि तुम इसको समर्थन मत दो, अपने यहां मत रखो, क्योंकि हमारे डर से ही भागा है, इसको पकड़ के मेरे यहां सौंप दो। लेकिन भारत ने दलाई लामा को अपने यहां समर्थन दिया, सहयोग दिया, रहने के लिए दिया। और ये चीज से चीन को बहुत गुस्सा है
कि हमारा जो तिब्बत क्षेत्र है इसका दलाई लामा हमारे अगेंस्ट गया और इसको भारत सपोर्ट दे दिया, ये तो बहुत हमारे लिए तोहनी की बात है। और इसी कारण से चीन दलाई लामा के कारण, तिब्बत के कारण 1962 में भारत पर हमला कर दिया और यही हाथापाई का दौर बहुत बड़ा रूप ले लिया। हमारे सेना के जो कैंप थे उसको चीनी सेना चारों तरफ से घेर लिए। हमारे जवाहरलाल नेहरू को यह अंदाजा नहीं था कि चीन ऐसा कर पाएगा और इसीलिए उनके सपोर्टिंग जो सेना जाना चाहिए वो वहां उतना जल्दी नहीं पहुंच पाया। ये जवान काफी वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए बहुत सारे जवान यहाँ शहीद हो गए। हमारा पूरा कैंप यहाँ तहस नहस हो गया। और ये जो क्लेम कर रहे थे, जो क्षेत्र पर जो अभी आपको हमने दिखाया, इनका क्लेम का जो हिस्सा था, ये क्लेम कर रहे थे कि यहां तक मेरा है। लेकिन जब देखे 62 में कि हम जीतते ही जा रहे हैं तो ये इस क्षेत्र तक अपना कब्जा कर लिया। और ये क्षेत्र जब कब्जा कर लिए तो जवाहरलाल नेहरू वो चाहते तो फिर इधर से लड़कर के भयंकर लड़ाई होती, लेकिन समय 62 में भारत की स्थिति भी कुछ कमजोर रही और हम लोग इसी लाइन को मान लिए कि चलो अब इससे आगे मत बढ़ना, इससे आगे मत बढ़ना। ये हम लोग मान लिए कि ये चलो दोनों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाएगा और इसी को हम लोग LAC कहते हैं। अगर हम LOC कहेंगे तो समझना कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो ये भारत और चीन के बीच है। दोनों में देखो बेसिक अंतर है, LOC और LAC में अंतर है। LOC कहेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल है और आपको ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की जब बात होगी तो लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात होगी तो ये भारत और चीन के बीच। और यही 62 के बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पे बना लिया और यहीं पर एक बहुत बड़ा झील है। ये देखो इतना बड़ा झील, ये देख सकते हो यहां से शुरू होकर के ये पूरे हिस्से तक जाते हैं और इस झील को थोड़ा और बड़ा करें तो आप समझ पाओगे। और ये झील देख अब तो अच्छा से दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा ये झील का हिस्सा है। और इसी झील में ये झील की कुल लंबाई यहां से यहां तक 135 किलोमीटर है। अब 135 किलोमीटर के झील में पहले पूरे भारत के ही कब्जा में था, लेकिन 62 की लड़ाई में भारत के पास सिर्फ 45 किलोमीटर झील बच गया और 90 किलोमीटर झील चीन के कब्जा में। और ये देखो लड़ाई का अब कारण समझ में आएगा। यही चीज हम लोग देखेंगे। ये जो देख रहे हो ये कारण क्या है। अब झील लंबे चौड़े हैं तो उसमें दीवार नहीं खींच सकते, किसकी बॉर्डर कहां तक है ये चीज हम लोग निश्चित नहीं कर सकते। और इसी कारण से हम लोग देखेंगे ये क्षेत्र में जो विवाद है वो अभी हम लोग आपको हल करेंगे। दूसरी बात हम लोग देखें, यहां पर एक रिवर है और इस रिवर का नाम हम लोग देखेंगे गलावान घाटी के नाम से ये जाना जाता है। और ये गलावान घाटी हम लोग यहां पर देखेंगे, ये फिगर में आपको अभी हम और अच्छा से दिखा पाए। देखो अब इसमें ये झील का नाम है प्योंगयांग त्सो, प्योंगयांग त्सो ये झील का नाम है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत और चीन के बीच विवाद का कारण निम्नलिखित में कौन सा झील है। देखिए आपको एक ढंग का क्वेश्चन आएगा, तुम प्रेसियस लेवल का तैयारी कर रहे हो तो उसमें अब मान के पुली कट और छोटा छोटा लोक कट रटोगे तो काम नहीं चलेगा। उसको चुटकन के लिए आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो मुख्य रूप से चल रहा है उस पर आपकी एक पैनी दृष्टिकोण विकसित होनी चाहिए, उससे मुख्य रूप से आपके प्रश्न पूछे जाए। और इसीलिए इस झील में हमने आपको कुछ लंबा किया कि तो मैप से बढ़िया से इसको आपको दिखाएं, बढ़िया से समझाएं ताकि वर्तमान मुद्दा को आप भी अच्छा से समझ पाएं। तो अब आपको और अच्छा से समझाएं तो देखिए पूरा क्लियर होगा। इस झील का नाम है प्योंगयांग त्सो झील और प्योंगयांग त्सो झील आपको हमने बताया 45 किलोमीटर ये भारत के पास है यहां तक, और बाकी 90 किलोमीटर ये जो प्योंगयांग त्सो झील देख रहे हो ये अभी चीन के पास है, चीन के अधिकार में। ये अब यहां पे लड़ाई क्यों होती है, दो कारण अभी हम समझाएंगे। उसके पहले आपको एक और हम लोग देख लें, ये एक रिवर यहां पर देख रहे होंगे, ये रिवर का नाम यहां पर देखो गलवान रिवर है और इस घाटी को गलवान घाटी के नाम से जानते हैं। देखो तुम्हें जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो चीज बता दे। लद्दाख के हिस्सा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसमें चीन का कब्जा है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं, पूर्वी लद्दाख, पश्चिमी लद्दाख और मध्य लद्दाख, ये 3 भाग है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्योंगयांग त्सो झील एक लद्दाख के किस भाग में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी लद्दाख की बात हो रही है। पूर्वी लद्दाख के हिस्से में मुख्य रूप से ये स्थित है। बाकी ये जो मध्य प्रांत देख रहे हो यहाँ पे एक रिवर है, इस रिवर का नाम है गलवान रिवर और गलवान रिवर से इधर ये चीन का कब्जा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसी से इधर अक्साई चीन हम लोग इसको कहते हैं। अक्साई चीन भी पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन एक पहाड़ी क्षेत्र से हमारे जवाहरलाल नेहरू कम ध्यान दिए, धीरे धीरे चीन यहाँ पे सड़क भी बना दिया और इन क्षेत्रों में आज चीन की स्थिति मजबूत है, कारण वे इन हिस्से में अपना पूरा सड़क मार्ग मजबूत किए हुए। सड़क मजबूत करने से क्या हो, इसके सेना को आप जैसे ही मारोगे ये वायरलेस पर संदेश देगा, 1 घंटे के अंदर काफी सेना यहां पहुंच जाएंगे, चूंकि रोड मार्ग अच्छा है। हमारे यहां क्या है, इधर कोई सड़क का डेवलपमेंट नहीं है, कैंप में सेना है बेचारे भगवान भरोसे, इनको घेर भी लेगा, वायरलेस सूचना भी देंगे तो नीचे से पैदल चलते चलते 5 घंटे लग जाएंगे, तब तक उनका काम सफाया हो जाएगा। और इसीलिए भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम गलवान घाटी में और इनके नजदीक जो क्षेत्र है यहां सड़क निर्माण करेंगे, अगर रोड निर्माण करेंगे, अस्थायी कैंप बनाएंगे
तो हमारी स्थिति बॉर्डर पर मजबूत होगी। और यही चीज अभी वर्तमान समस्या का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए आप अखबार में अक्सर गलवान घाटी और प्योंगयांग त्सो ए लेक के बारे में अक्सर न्यूज आपको आते रहेगा। इसमें थोड़ा और डिटेल करेंगे तो ये बात आप पूरा समझ पाओगे, तो एक वर्तमान परिदृश्य भी आप देख पाओगे और इससे दोनों चीज आपका क्लियर हो गया। गलवान घाटी भी आप देख लिए, ये आप देखिए गलवान घाटी आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे कि लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में ही स्थित है और ये गलवान घाटी में ही यहीं पर मुख्य रूप से सड़क निर्माण की क्रिया हम लोग कर रहे हैं। ये भारत और चीन के बीच पाक ऑक्युपाइड जो इसमें सॉरी ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसी के पास गलवान घाटी है और हम लोग के सड़क निर्माण की क्रिया को देख करके चीन बौखलाया हुआ है। वो परेशान है कि ये अगर मजबूत स्थिति इधर बना लेगा तो कभी भी कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे जो वर्तमान परिदृश्य है थोड़ा आपको हम समझाएं। ये देखो प्योंगयांग त्सो लेक है और प्योंगयांग त्सो झील में आपको हम समझाएं। ये झील में हमने बताया 45 किलोमीटर भारत का और बाकी 90 किलोमीटर चीन का, तो बीच में कहीं पर होगा भारत, कहीं उधर से बात चीन है। तो दोनों, अब इसमें कोई लाइन खींचा हुआ नहीं है, नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लेकिन कोई लाइन नहीं है इसमें। और इसीलिए इसकी सेना इधर और इसकी सेना उधर कभी कभी अपना मॉनिटरिंग क्रम में आ जा थोड़ा सा चले जाते हैं। अब लाइन खींचा हुआ नहीं है तो चीन की सेना मॉनिटरिंग में आई तो थोड़ा सा अंदर घुस गई, यहाँ कोई है नहीं। झील में ऐसा नहीं कि बॉर्डर पर चारों तरफ से जहाज लगा के हमारे सिपाही तैनात हैं कि कोई आगे नहीं बढ़े, है यहाँ तक हमारा कैंप बना हुआ है और हम मान के चल रहे हैं कि चलिए हमारा है। अब करते करते थोड़ा सा बढ़ गया तो अब बीच बीच में फीता नहीं ना लगाएंगे कि हाँ सुता तानो देखो हाँ इतना निकल गई, वहां पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, देख नहीं रहा है। तो ये जब थोड़ा बहुत निकल गए तो सेना ही है यार, जैसा ही है आपको भी यहाँ ड्यूटी दिया जाएगा और मान लो भारतीय सेना यहाँ तक निकला तो 10 आदमी है तो किसी का मूड हो गया चलो ना थोड़ा सा आगे बढ़ो देखो क्या करता है और थोड़ा सा बढ़ के देखो ना कहाँ पे रोकता है। और बस ये इधर से थोड़ा उधर गए तो वहां से हल्ला किया। अब हल्ला किया तो ये कह रहा है कि अभी तक मेरा ही सीमा है, जबकि दफा हुआ मेरा ही सीमा है, तो उधर से फिर उसका भी बोट पहुंच गया, फटाफटी शुरू हुआ, फिर दोनों अपना अपना चल दिया। तो ये बॉर्डर पर एक आम घटना है, ये आप समझ रहे हो कोई लाइनिंग नहीं रहने से ये कंडीशन यहाँ आते रहते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको समझा दे तो आपको क्लियर होगा। ये जो तुम देख पा रहे हो पहाड़ की जो स्थिति आप देख रहे हो ये जस्ट लाइक लगता है कि इस झील का फिंगर है, उंगली है। और प्योंगयांग झील में आपको हम स्ट्रक्चर समझा दें, अब देखो बहुत अच्छा समझ पाओगे तुम लोग, वर्तमान परिदृश्य सीख जाओगे। प्योंगयांग झील की स्थिति कुछ ऐसा है, लंबा है और प्योंगयांग झील में इस प्रकार के पर्वत पठार एकदम भरे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर देखें इस तरह से पूरा पठार जो पर्वत इस तरह से लगातार भरा हुआ है और इसी को हमने बताया कि यह इसका फिंगर है, उंगली है। तो बताओ ये उंगली नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 10 उंगली इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर किए। इसको हम लोग प्योंगयांग झील का फिंगर 10 कहते हैं। देखिए कभी भी फिंगर 10 की बात होगी तो आप समझ जाओगे कि वो फिंगर मींस उंगली, ये पहाड़ जैसा जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर है। अब इसमें क्या स्थिति है वो सुनिए। पहले भारत फिंगर 8 तक अपना क्षेत्र रखा था। अब ये सब निर्जन क्षेत्र है, जनरली गांव है भी तो पूरे गांव मिला के 5-6 आदमी है, खेत के नाम पर पहाड़ है, 2-3 याक जानवर ये सब बर्फीला क्षेत्र में चलने वाले पाले हुए हैं और छोड़ के बस वही चरा रहे हैं, वही उन लोग का दैनिक जीवन। अब यहां पे कंडीशन है कि फिंगर 8 तक भारत, शुरुआत में तो 10 तक था, धीरे धीरे जब चीन से लड़ाई हुई तो फिंगर 8 तक भारत कहता है कि हमारा है। और फिंगर 8 के इधर चीन अपना एक अस्थाई पूरा स्ट्रक्चर बना लिया कि चलो भाई ठीक है आज तक तुम्हारा है तो इधर मेरा कैंप होगा और खूब यहां तक आने के लिए रोड वगैरह सब उसने बना लिया, एक कैंप चीन का है। अब यहां तक उसके जब कैंप बन गए तो हमारे सेना भी निश्चिंत हो गए कि चलो लगता है मान लिया, तो इधर अब कौन इस पूरे बर्फीले क्षेत्र में ज्यादा मॉनिटरिंग करेगा। तो छोटे मोटे कैंप से यहाँ लोग रहते थे और उसमें कम सेना रहते थे। अब जब इन लोग की इच्छा करे तो थोड़ा सा लड़ गया, हेडक्वार्टर दिल्ली फोन गया कि सर हम लोग जो 8वां फिंगर पर थे हम लोग को 7वां पर सर ढकेल दिया, ये कर दिया। तो वहां से भी खबर आई कि छोड़ो एक फिंगर में क्या रखा है, थोड़ा घसक जाओ, कोई बहुत ज्यादा चीज वहां उत्पादक चीज है नहीं कि बहुत नुकसान हो। ऐसा करते करते 7वां 6वां 5वां करते करते हम लोग को जब पीछे करने लगा तो हम लोग भी कहे कि तब अस्थाई कैंप बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अस्थाई कैंप बनाने के लिए हम लोग फिंगर 4 जो देख रहे हो ये फिंगर 4 पे भारत का भी अस्थाई कैंप बन गया। या फिर तुम बोल रहे हो पीछे जाओ हम चले जा रहे हैं, पीछे जाओ चले, तो कितना चले जाएंगे भाई। अब होता ना कि कोई खेत है और ये खेत में कुछ नहीं होता है, होते रहेगा तो लड़ाई हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता है, घास भी ठीक से नहीं होता है और उसमें कोई थोड़ा सा आरी काट लिया, थोड़ा बढ़ा लिया, आदमी चलता है, जाने तो कौन महंगा खेत है इसमें, कौन पूछ रहा है। हाँ उपजाऊ रहेगा तो लड़ाई हो जाएगी। उसी तरह की बात है यहां हम लोग छोड़ते छोड़ते, लेकिन हम लोग 4था कैंप पर एकदम टाइट रूप से टिक गए, याद नहीं इन लोग 8वां पे टिक गए। तो 4था कैंप के पास भारत अपना पूरा सैन्य पट्टी बना लिया। तो हम लोग 4था कैंप तक नियंत्रण रखे हैं फिंगर 4 और हमारा मानना है कि 8 फिंगर तक का क्षेत्र मेरा है और चीन का कहना है कि ये पूरा प्योंगयांग वाला हमारा इलाका है। और यही वर्तमान मुख्य रूप से सिस्टम हुआ जब यही चीन के सेना कुछ इधर के क्षेत्र में गश्त लगाने लगे फिंगर 5 और 6 पे। हम लोग जब यहाँ जो है गलवान घाटी और तमाम जगह रोड बनाने लगे तो इसी रोड को कह रहा है कि अवैध निर्माण है, बंद करो इसको, ये पूरा मेरा है। यहाँ भारतीय सेना के जवान इन लोग को धक्का देके कि बंदूक से मारेंगे तो फिर हंगामा होगा,
धक्का देके, एक तो चीन ऐसे ही 4 फीट का होता है, दूसरा चीन का ठीक से आंख नहीं खुलता है और भारत को आंख दिखाना शुरू करता है। छोटा छोटा आंख बेचारे सबका होता है और लगता है भारत को आंख दिखाने। तो सोचिए स्थिति क्या है। अब हम लोग का जवान यहां से धक्का देके इसको इधर जब पार ढकेल दिया तो फिर हाथापाई हो गया 62 के बाद बड़े स्तर पर, और लगने लगा कि लड़ाई का माहौल बनेगा। और चीन कहा कि रोड बनने नहीं देंगे, ये फिंगर 4 के पास ये और मजबूत होगा। पूरा सेना चीन का यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे कैंप कर लिया। अब हम लोग के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अब यहां से कैंप कर लिया तो रोड बनाना छोड़ दे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी कह दिए कि जितना सेना है वो जितना लाया है सैटेलाइट से देख लो, उतना इधर भी तैयार कर लो। क्योंकि भारतीय सेना ऐसे तो एक एक सेना 2-2 को लपेट लेगा। तो 62 में इसीलिए जीत गया कि हम लोग कम थे और घेर लिया, अनुमान नहीं किए। नहीं तो कहां यहां 6-6 फीट का जवान और कहां यहां 4-4 फीट का जवान, एक लाख में ही बेचारा को उड़ाए। हथियार में भी हम लोग पहली पर ऐसा हुआ कि सुखोई और तमाम लड़ाकू विमान यहां तैनात कर दी, और हम लोग कहे कि रोड निर्माण जो चल रहा है चलेगा, और बाकी वो कहता है हम एक बार समझ लेंगे। और इतना जब तनातनी हो गया तब जाकर के लगातार बैठक हुआ, और उस बैठक में यही सेना फिर जो यहां घुसी थी, चीनी सेना पीछे गई। ये अखबार में आप न्यूज पढ़िए, पीछे गई का मतलब क्या, चीन बीजिंग चला गया? पीछे गई का मतलब यही यहां बता हुआ था, जहां बीच में चौथा फिंगर के पास था, फिर 8वां फिंगर के पास चीन सेना चली गई, और बीच का क्षेत्र फिर खाली है, और इसीलिए अब इस क्षेत्र में फिर शांति है अभी वर्तमान परिदृश्य में। तो अब हम समझते हैं प्योंगयांग त्सो झील, गैलवान घाटी और वर्तमान समय में भारत और चीन का जो विवाद है, इस चीज को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। फिंगर 10 और चौथा फिंगर तक कब्जा, ये सब चीज आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये तो वर्तमान परिदृश्य के मॉडर्न फेज को हमने आपको इसमें जोड़ दिया और ये चीज आपका क्लियर कर दिए। अब हम लोग का नया टॉपिक अभी शुरू होगा, और इस टॉपिक को अभी हम शुरू करेंगे, और ये टॉपिक होगा मृदा, मिट्टी। तो ये करंट फेज कितना ही होगा, मिट्टी अब शुरू होंगे आप।